ऑल राइट, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो एज अ अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इन एस्ट्रोलॉजी, तो भी हम लोग कई बार वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर हमको लगता है कि कोई सूत्र काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज काम नहीं कर रही है। लेकिन असल में होता क्या है कि हम लोग उसको थोड़ा सा, हमें उसको डीपली और थोड़ा सा बारीकी से समझना होता है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे इसे। तो जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है, आपको खाली अगर ये पता रहेगा ना कि हाउसेस क्या है, बाकी मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कोई चार्ट बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट बोलते हैं इसे, इस तरीके का एक चार्ट आता है, डायमंड चार्ट भी बोलते हैं कई लोग, जहाँ पे ये जो हाउस होता है, जैसे लग्न, जैसे फर्स्ट हाउस, और ये सबके लिए फर्स्ट होगा। यहाँ पे नंबर कोई और लिखा हो सकता है, वो जो नंबर है वो राशि है, लेकिन ये सबके लिए लग्न होता है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आप, ये सेकंड हाउस हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो आप, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो 12 घर हैं इसमें, ठीक है। So, इस तरीके से हमारा ये चार्ट होता है। अभी नहीं, चार्ट में आप सबके चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ नंबर लिखा होगा, कोई प्लैनेट लिखा होगा, कहीं शुक्र लिखा होगा, कहीं बृहस्पति लिखा होगा, जुपिटर लिखा होगा, राइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अभी के लिए आप ये समझिए, ये होते हैं हमारे हाउस। उसके बाद आप देखोगे कि हर हाउस कुछ ना कुछ दिखाता है। तो अगर मेरे को मेरे बारे में जानना है, तो फर्स्ट हाउस है, दैट इज सेल्फ, इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा, और बहुत सारी चीजें मैं भी आगे भी आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस सिर्फ आपका सेल्फ नहीं है। फिर आपको वेल्थ देखना है, तो सेकंड हाउस से देखा जाता है। पर ये कौन सा वेल्थ होता है? जो स्टोर्ड वेल्थ होता है, जो संचित धन है। इसके अलावा यहाँ कुटुंब भी है, परिवार भी है। याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही नहीं देखते हैं, वहां से बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो सिग्निफिकेशंस का ना आपको लिस्ट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, डीएम कीजिएगा, मैं आपको वो एक मैंने शीट बना रखा है, वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मैं, या फिर आपको ऑनलाइन भी देखिएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सिग्निफिकेशंस का को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ब्रांच पढ़िए, कहीं से भी आप सीखिए, अगर आपके सिग्निफिकेशंस क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत सारा चैलेंज आएगा लाइफ में। डन। सिग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि हर प्लैनेट क्या दिखाता है, हर भाव क्या दिखाता है, हर राशि क्या दिखाती है। इसके अलावा जब आप एडवांस थोड़ा सा सीख जाएंगे, एडवांस एक स्टूडेंट बन जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं, वर्ग कुंडलियां। जैसे अभी आप फोकस करोगे सिर्फ फर्स्ट चार्ट पे, D1 लग्न, लग्न चार्ट पे। लग्न चार्ट क्या है? लग्न चार्ट, आप ये कह सकते हो कि जो वर्ग कुंडलियां हैं उसी को ही आप पूरा जोड़ देंगे तो लग्न बन जाएगा, या लग्न चार्ट से ही वर्ग कुंडलियां निकली गई हैं, ये भी आप कह सकते हो। दोनों ही सही हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा वेटेज तो दिया जाता है वो लग्न को दिया जाता है सबसे पहले, क्योंकि ओवरऑल अगर आपको एक ही सिर्फ चार्ट देखना है तो आप D1 देखते हो। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक जाना होता है किसी चीज में, जैसे अगर आपको वेल्थ का देखना है तो होरा चार्ट होता है D2, सिबलिंग्स के बारे में जानना है तो D3। अगेन ये सिर्फ एक दो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं। जैसे नमाज को बोला गया कि नमाज क्या है? हमारा पार्टनर है। लेकिन नमाज सिर्फ पार्टनर नहीं है, देखो डेस्टिनी भी है, ठीक है, यानी हमारा भाग्य, भाग्य का चार्ट है वो। इसी तरीके से जब आप प्रोफेशन देखते हो, आप 10th हाउस देखते हो, आप सैटर्न को देखते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा डीप में एनालाइज करना है, तो आपको जाना पड़ेगा D10 पे, दशमांश पे। स्पिरिचुअलिटी का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आप सिर्फ केतु जुपिटर का युति देख के नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हमें D12 भी देखना पड़ेगा। तो हर चार्ट का अपना महत्व है, ये बहुत आगे की बात है। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप D1 से स्टार्ट करेंगे। आज मैं ऐसी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोगों को कभी भी चार्ट एनालाइज करते हुए देखना चाहिए। अदरवाइज हम ना कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला प्लैनेट तो योग कारक है, ये अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं दे रहा, ये तो मेरा एक्सॉल्टेड है तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, और ये दशा तो मैं सोच रही थी खराब जाएगी लेकिन ये तो अच्छी जा रही है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। इनके आप नोट्स बना सकते हैं, उनको स्टेप्स वाइज लिख लीजिए, और अपने चार्ट पे आप देखिए लगा के कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। कभी भी, अच्छा, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर जो बाकी लोग हैं जिनको अभी ऑलरेडी नॉलेज है ज्योतिष में, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। या इसको आप एक, अगर आप एक नए भी हैं तो भी आप इसको नोट करके रखिए। हमेशा आपने वेटेज देना है कि कोई भी ग्रह नवांश में किस राशि में गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ग्रह नवांश में किस राशि में है, उस राशि का जो स्वामी है वो अगर लग्न में स्ट्रांग नहीं है, मतलब D1 में स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अब उस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का वीनस, शुक्र नवांश में धनु राशि में है, ठीक, किसी का शुक्र नवांश में धनु राशि में है,
तो नवांश के हिसाब से शुक्र के लॉर्ड कौन हुए, डिस्पोजिटर कौन हुए, जुपिटर। तो जुपिटर की स्थिति आपने कहां देखनी है, लग्न चार्ट में। लग्न चार्ट में अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड हैं, अगर अपनी ही राशि में हैं, अच्छे हाउसेस में हैं, केंद्र हाउसेस, त्रिकोण हाउसेस में हैं, तो हम कहेंगे कि शुक्र के अब पूरे के पूरे रिजल्ट मिलेंगे हमें। यहीं अगर ये डिस्पोजिटर जो है 6, 8, 12 हाउसेस में हो, डेबिलेटेड हो, पाप प्रभाव में हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र के रिजल्ट्स में कमी आएगी। तो नवांश में जाके आपने देखना है कि प्लैनेट की स्थिति क्या है और उसका डिस्पोजिटर D1 में कैसा बैठा है। आज का जो ये सेशन है इसमें हम ज्यादातर बात जो करेंगे वो डिस्पोजिटर्स पे ही करेंगे, ठीक है। तो पूरा जो ये आज जो मेजर रहने वाला है डिस्पोजिटर थ्योरी पे ही रहने वाला है कि डिस्पोजिटर कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग मिस कर देते हैं। हम कहते हैं भाव भावेश कारक, हमने अभी लास्ट बैच में पढ़ा कि भाव भावेश कारक, सरवार चिंतामणि हम लोगों ने कवर करी। लेकिन आप देखिए जब हम भावेश कह रहे हैं, भावेश कौन है, लॉर्ड ही तो है, राइट। तो उस पे हम लोग अभी और ज्यादा डीपली जाएंगे। आपको बहुत सारे ना कुंडली, अपनी ही कुंडली के हो सकता है, अपने परिवार वालों की कुंडली के आज जवाब मिलने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि कोई चीज क्यों हो रही थी। पंडित जी, छोटा सा सवाल है, सॉरी टू अर्ली टू आस्क अ क्वेश्चन। हाँ सर। मैं, चूंकि आपने अपनी कुंडली के बारे में बताया, तो मेरा जो नवांश में शुक्र बैठा है 12वें में स्वराशि में, मतलब 2 नंबर लिखा है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, मतलब जो भी है। और लग्न कुंडली में वो 11वें में बैठा है, जो कि अच्छा माना जाता है शुक्र। बट उसके बावजूद मेरा जो है बिना किसी रीजन, राइम, किसी चीज के मेरा डिवोर्स हो गया। ठीक है सर, इसमें ना आगे अभी आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें, है ना। मैं लास्ट में आपका लेता हूँ सवाल, ठीक है। हाँ, थैंक मैं यू। समझ गया। ओके, ठीक है। तो ये हमने देखना है, ये सिर्फ पहला रूल था, इसको आप लिख लीजिए। बहुत अभी रूल्स आएंगे, बहुत चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी अभी। दूसरा फैक्टर क्या होता है, हो सकता है आपका एक प्लैनेट है जो बहुत बढ़िया आपको दिखता है, D1 में भी, D9 में भी, डिस्पोजिटर भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है आपके हिसाब से, है ना। लेकिन कुछ भी कार्य नहीं होगा बिना दशा के, ठीक है। दशाएं भी कई सारी हैं, उसमें विंशोतरी जो है सबसे ज्यादा जो है एक्सेप्टेड एक दशा बोली गई कि विंशोतरी को आप फॉलो कीजिए। प्राशा ऋषि हुए या और भी कई ऋषि हुए, उन्होंने वेटेज दिया है विंशोतरी को, तो विंशोतरी हमें लेके चलनी है। कई लोगों के चार्ट में बहुत सारा राजयोग होता है, शुक्र शनि से बन रहा है, जुपिटर शनि से बन रहा है, कई किसी भी तरीके से बन सकता है, कोई उच्च का ग्रह है, बहुत चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर उस ग्रह का दशा ही नहीं आएगा तो फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। दशा और अंतरदशा, इन दोनों में ही एक प्लैनेट जो है अपने रिजल्ट्स दिखाता है मैक्सिमम। उसके अलावा आपको एक सेंस ऑफ वो हो सकता है कि हाँ मेरे लाइफ में मरकरी ऐसे काम कर रहा है, सन ऐसे काम कर रहा है, बट उसका फल नहीं मिलेगा आपको, उसका बस एक भाव है सिर्फ, ठीक है। सो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि हमने दशा से कनेक्ट करना है चीजों को। जस्ट कि मेरा कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, ऐसे नहीं होता, उसका सिंक होना चाहिए दशा के साथ। दिस इज द सेकंड पॉइंट। आगे चलते हैं। आई होप आप लोग सब नोट कर रहे हैं और अपने क्वेश्चंस भी आप नोट कीजिए, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे फ्लो को। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए यश जी, ठीक। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रह की मूल त्रिकोण राशि। इस पे बहुत ज्यादा वेटेज आपने देना है। मूल त्रिकोण राशि, कई चार्ट्स में कोई ग्रह आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, ये इसी बात से डिसाइड होता है कि उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि किस भाव में जाएगी। जैसे सिंह लगन, मान लीजिए किसी के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो उसको हम बोलते हैं सिंह लगन है। अब सिंह लगन के लिए जुपिटर जो है 5th लॉर्ड भी है, पंचमेश भी है, लेकिन वो अष्टमेश भी है। लेकिन जब आप बीपीएचएस पढ़ेंगे या कोई भी क्लासिक पढ़ेंगे तो खराब नहीं बोला गया जुपिटर को अष्टमेश होने की वजह से। क्यों? क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि 5वें घर में है। आप समझिए, यही अगर उल्टा होता ना, मान लीजिए एक मैं वैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ कि 12 नंबर होता या वो मूल त्रिकोण राशि किसी 3, 6, 8, 12 में गई होती, तो हम जुपिटर को उतना बेनिफिट नहीं लेते। लेकिन क्योंकि जुपिटर की, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 5वें घर में है, तो बोला गया कि इस वाले चार्ट के लिए ये अच्छे हैं, बेनिफिक हैं। इसीलिए सूर्य,
देवगुरु बृहस्पति और मंगल को इस चार्ट में सिंह लगन के लिए अच्छा माना जाता है। मंगल तो योग कारक है, ठीक है। सो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ग्रह की राशि, मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई, दैट इज 1। सेकंड, वो जो ग्रह है जिसकी वो मूल त्रिकोण राशि है उससे वो कहाँ बैठा है। जैसे सिंह का अगर आप मूल त्रिकोण राशि देखोगे तो क्या है, उच्च के हो रहे हैं वो मेष में, नीच राशि तुला की है, स्वराशि या उनकी मूल त्रिकोण दोनों ही सिंह है, ठीक है, सिंह राशि, क्योंकि उनकी एक ही राशि है। यहीं अगर हम मंगल की बात करेंगे तो मेष को ज्यादा वो प्रेफर करते हैं मूल त्रिकोण में, है ना। तो मान लीजिए मंगल आपके चार्ट में कहीं पर भी बैठा है, अब आप ये देखिए कि मेष राशि से गिनने पर वो कितना आगे बैठा है। अगर वो मेष राशि से गिनने पे 6, 8, 12 में बैठा है तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। भाई देखो 12 होने से तो वो तो अपने से 12th हो गया, अपनी राशि से 12वें चला गया, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ते ही हैं, खास करके केपी में ये यूज होता है बहुत ज्यादा, और बहुत जगहों पे यूज होता है कि जब भी ग्रह अपने से 12वें में बैठता है अपनी राशि से, खास करके मूल त्रिकोण राशि से, तो इट इज नॉट गुड। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि मूल त्रिकोण राशि से ग्रह कहां जा रहा है, ये आपने ध्यान देना है। आप ये सारे पॉइंट्स लिखते चलिए, और कोई भी चीज का ना ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट पे आपको आंसर मिलेगा, नहीं। आपको आप 10 चीजें देखोगे, 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, देन इट इज गुड, है ना। अगर उसमें 10 में से 2 आ रहे हैं तो आपको पता है वहां फेल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिखते चलिए साथ में। तीसरी चीज जो आपने देखी है कि उसका मूल त्रिकोण क्या है, उसका पॉजिटिव साइन कौन सा है। जैसे मंगल के रिजल्ट मेष और वृश्चिक दोनों में ही टोटली डिफरेंट है। वृश्चिक साइन और मेष साइन का एनर्जी बहुत डिफरेंट है। आप जब प्रिडिक्शन करोगे तो आप दोनों में उसको सेम नहीं बोल सकते, सेम प्रिडिक्शन नहीं आएगा, फल अलग अलग है। शुक्र का वृषभ और तुला दोनों में बहुत फर्क है। तुला में वो ज्यादा कंफर्टेबल है 1 डिग्री से 15 डिग्री तक। बृहस्पति का धनु राशि उनका पसंदीदा है, खास करके अगर वो 1 से 10 डिग्री के बीच में धनु में है तो बहुत अच्छा है, या उच्च के हैं अगर 5 डिग्री के अंदर अंदर तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, है ना? तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि मूल त्रिकोण राशि कौन से। अब जैसे मान लो किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि ही 6, 8, 12 में चली गई तो वो ऑलरेडी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसी से एक सूत्र निकल के आया, जब पराशर ऋषि से पूछा गया कि दूसरे और 12वें भाव के जो स्वामी हैं क्या वो पापी हैं क्या वो अच्छे हैं, तो वो बताते हैं कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दूसरे भाव में जो आपकी राशि आई, मान लीजिए धनु राशि आई तो मकर लगन हो गया। धनु राशि अगर आई है तो अभी क्या हो गया, 12वें में चली गई है। अब भले ही 12वीं राशि कहीं पर भी जाए, अभी कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे नहीं है मकर लगन के लिए, क्योंकि 12th लॉर्ड है और 12th हाउस में उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है। तो अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में चली जाती है तो वो उतना बेनिफिक नहीं है अभी उस लगन के लिए। लेकिन मान लीजिए दूसरी राशि गई होती, जैसे मीन राशि है, तो मीन राशि जाएगी तो अपना मेष लगन हो गया, तो मेष लगन के लिए तो अच्छे हैं जुपिटर, क्योंकि 9th लॉर्ड है, भाग्येश है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी राशि जा रही है 6, 8, 12 में, उसी से डिसाइड होगा। आगे चलते हैं। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, आपने देखना है कि उस ग्रह का पॉजिटिव साइन या मूल त्रिकोण साइन कौन से भाव में है, उस साइन से वो ग्रह कितना दूर बैठा है। वो काउंट करने में मान लो केंद्र बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, जैसे अगर आप मूल त्रिकोण से साइन से काउंट करो और 4th बैठा हो, 7th बैठा हो, 10th बैठा हो, या 5, 9 बैठा हो तो अच्छा है, 11th भी बैठा हो तो भी ठीक। ठीक है, अभी देखो दशा के रिजल्ट्स की जो हम बात कर रहे थे कि दशा में आपको रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अच्छे या बुरे, ये इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि मूल त्रिकोण साइन कहां गया उस ग्रह का। अगर वो मूल त्रिकोण साइन 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 यहां पड़ता है इन हाउसेस में तो अच्छा है, दशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वो 3, 6, 8, 12 में है तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस दशा या अंतरदशा में उस ग्रह की। एंड ऑब्वियसली इसमें आपको ग्रह का बलाबल भी देखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें वो मेलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ आ जाए, या मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ तो और ज्यादा खराब है ना। इतना मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप समझ के चलेंगे। लेकिन दशा, इसीलिए दशा से आपको हर चीज को सिंक करना है। चंद्रमा, अभी देखिए हमारा बेनिफिक मेलिफिक बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, शुभ ग्रह कौन से हैं, पाप ग्रह कौन से हैं। लेकिन होता क्या है कि बुध और चंद्रमा का डिपेंड करता है। जैसे बुध का डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो पाप ग्रहों के साथ जुड़ेगा तो पापी ही बन जाएगा, और पाप प्रभाव मतलब एक नेगेटिव साइड पे रिजल्ट्स देने लगता है। चंद्रमा का सिंपल रूल है, चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री आगे होना चाहिए तो वो शुभ है। 3 घर, 3 घर आगे हो या 3 घर पीछे हो तो शुभ है चंद्रमा।
अदरवाइज नहीं है। सिंपल रूल याद रखिए। अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो 72 डिग्री, चंद्रमा अगर आपका सूर्य से 72 डिग्री आगे पीछे है, ठीक है, 72 डिग्री मतलब 3 घर ही हो गया, 60 डिग्री के 2 घर हो गए, लगभग तीन घर हो गए, है ना। 72 डिग्री का अगर आपका डिफरेंस है सन और मून के बीच में, तो फिर वो अच्छा है। आगे जब हम करेंगे, जहां पर भी मैं बोलूंगा ना वीक मून, तो मेरा मतलब यही है कि वो सूर्य के 72 डिग्री के अंदर अंदर है, उसको मैं वीक कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य से 72 डिग्री दूर चंद्रमा होना चाहिए, अदरवाइज वो मेलेफिक है। पक्ष बल की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा आपका जन्म हो सकता है शुक्ल पक्ष में हुआ हो या कृष्ण पक्ष में हुआ हो। तो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है स्ट्रांग होता है। तो शुक्ल पक्ष में अगर आपका जन्म हुआ है, सो ऑलरेडी उसको एक बल है, लेकिन फिर भी आपको ये 72 डिग्री वाला रूल लगाना है। भले ही आपका शुक्ल पक्ष में हुआ हो, लेकिन अगर वो सूर्य के निकट है तो वो मेलेफिक हो जाएगा मून। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद क्या होता है, दृष्टियां होती हैं, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे। दृष्टियां क्या है कि कोई ग्रह कहाँ देख रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं ना चारों तरफ, वैसे ही कोई ग्रह कहाँ देख रहा है। तो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, अपने से वो सामने देखते हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स के पास क्या है, स्पेशल दृष्टियां भी हैं। जैसे मार्स क्या कर रहे हैं, अपने से 4th में भी देख रहे हैं, मतलब जहां मंगल बैठे हैं, मंगल को भी गिनिए और 4 गिनिए वहां से, तो वहां पर भी उनकी दृष्टि जाती है, और उनसे 8 गिनने पर भी उस भाव में भी उनकी दृष्टि जाएगी। सैटर्न से भी 3rd और 10th में दृष्टि जाएगी। राहु की दृष्टि जो जुपिटर की दृष्टि है वो सेम है, राहु और केतु की, 5th एंड 9th। कुछ लोग केतु की दृष्टि को नहीं लेते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि केतु का तो सर नहीं है, तो दृष्टि कैसे हुई। लेकिन पराशर ऋषि ने क्लियरली लिखा हुआ है कि दृष्टियां ली जाएंगी राहु केतु की। कभी भी कोई भी शुभ ग्रह जब किसी मेलेफिक प्लैनेट को देखेगा, जब किसी मेलेफिक प्लैनेट को देखेगा, तो वो उसको शुभ बना देता है, उसके रिजल्ट्स को अच्छा करता है। तो आप देखिए आपके चार्ट में शुभ ग्रह कहाँ कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, किस भाव पे, किस ग्रह पे, वो उनको फोर्स करते हैं टू गिव गुड रिजल्ट्स। बट यहाँ पर शर्त वही होती है कि वो खुद भी ग्रह स्ट्रांग हो और उस लग्न के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डिफिकल्टीज नहीं आई होगी आप लोगों को। तो ये था एस्पेक्ट। अभी हम आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। एक बोला गया कि मांगलिक दोष, मंगल दोष क्रिएट करता है जब वो 1, 4, 7, 8 या 12 में होता है। ठीक है, इसको खास करके देखा जाता है आपके शादी से रिलेटेड मैटर्स के लिए। जब शादी की जाती है तो बोला जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कीजिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब वो फर्स्ट हाउस में तो 7th को देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, 4th हाउस में तो 4th एस्पेक्ट से देख रहा है, 7th में है तो फिर तो 7th में ही, 8वें घर में है तब भी खराब बोला गया, 7वें में इसलिए, सॉरी 12वें में इसलिए बोला गया क्योंकि अगेन 8वीं दृष्टि जाएगी 7th हाउस में, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। अभी आप नोटिस कीजिए कि जब मार्स 8th हाउस में है, लेकिन तब तो उसका 7th पे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये क्यों प्रॉब्लम है, तो ये मांगलिक दोष क्यों है। उसका कारण ये है कि 8वें घर में मंगल जब होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में होगी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं आयु किससे देखते हैं हम, 8वें भाव से। तो मेरे पार्टनर का जो आयु है वो क्या है, 7th हाउस से 8th, तो 7वें का 8वां क्या है, दूसरा भाव, तो दूसरे भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है। तो क्या करेगा, ये लॉन्जिविटी, आयु, जो पार्टनर की आयु है उसको छीण करता है, इसीलिए 8वें घर में भी मांगलिक दोष होता है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी हमें सीधा ऐसा मांगलिक दोष बोल के ये नहीं बोलना है कि भाई पार्टनर का डेथ हो जाएगा, इस तरीके से कभी भी नहीं। बहुत ज्यादा ये सब बोल के डराया जाता है, एंड आई होप यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, जो इस तरीके से भ्रमित करें हम लोगों को, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स और होते हैं। जैसे अगर आपका उस चार्ट का 7th हाउस अच्छा है, 7th लॉर्ड अच्छा है, जो कारक है, कारक क्या होता है, जैसे जब भी आप किसी मेल का चार्ट देखो शादी के लिए, तो शुक्र की स्थिति बहुत जरूरी है। किसी भी पुरुष के चार्ट में शुक्र का स्थिति बहुत जरूरी है, और किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर का। ठीक है, ये मैं अभी आपको पराशरी के हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर किसी का 7th हाउस अच्छा है, 7th लॉर्ड भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, अगर वो मेल है तो शादी अच्छा है, भले ही मांगलिक दोष हो। दूसरी ओर अगर फीमेल का चार्ट है,
सेवेंथ हाउस में कोई पाप ग्रह नहीं है, सेवेंथ लॉर्ड पाप प्रभाव में नहीं है, जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, शादी बढ़िया है, भले ही वहां पे मांगलिक दोष हो। क्योंकि आप इसको ना कॉमन सेंस से देखिए, 5 घरों में मांगलिक दोष बन रहा है, 5 घरों को आप ये लगाइए, लगभग लगभग 50% चार्ट में तो मांगलिक दोष होगा, फिर तो किसी की शादी नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो आप ढूंढते रहो कि भाई मांगलिक से मांगलिक ही करोगे, वही ढूंढते रहो। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप इसमें आगे चलते हैं तो आप लोगों को समझाते हैं कि भाई सिर्फ मांगलिक दोष का इफेक्ट इसी से नहीं आएगा, आपको सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड और सिग्निफिकेटर को भी देखना होता है। दूसरा, एक मैं आपको बहुत ही ब्रिलियंट आज एक चीज बताने वाला हूं, जो एक्सेप्शन ऑफ रूल है उसका थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। अगर सेवेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाए, यानी वक्री हो जाए, सातवें घर का स्वामी, तो भी शादी में जो दिक्कतें आनी थी वो नहीं आएंगी अब। क्योंकि वक्री ग्रह को आप समझिए, वक्री ग्रह का, वक्री को बोला गया हिंदी में चेष्टा बली हो जाता है वो, जब आप षडबल में देखते हो ना, जो भी ग्रह वक्री है उसको चेष्टा बल मिलता है। चेष्टा मतलब क्या, एक तरह से जिद्दी हो गया प्लेनेट अभी, वो आपको देके ही रहेगा उस हाउस के सिग्निफिकेशंस। अगर सेवंथ लॉर्ड वक्री है तो ये अच्छा है, इवन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो और पावरफुल हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके और मैं बहुत ही ब्रिलियंट आपको एग्जांपल्स आगे दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगा कि कहीं कहीं पे आपको एक नेगेटिव साइन दिखता था लेकिन वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे। तो मंगल दोष आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किन हाउस में मंगल के होने से होता है। लेकिन अगर आपसे कोई चार्ट मैचिंग के लिए आ रहा है तो आपने डायरेक्टली इसको ये नहीं बोलना कि मांगलिक है तो भाई डेथ हो जाएगा, नहीं। आपने एनालाइज करना है सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और सिग्निफिकेटर को, और देखना है क्या सेवंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। ओके, सब पीरियड, अभी जैसे एक होती है दशा, एक तो होती है महादशा। महादशा क्या है, आपका ओवरऑल थीम है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल थीम ऐसा थोड़ी है कि जुपिटर की दशा है तो आदमी सिर्फ स्पिरिचुअल ही है या पूजा ही कर रहा है, राइट। उसके अंदर अंतर दशाएं आएंगी ना, जब शुक्र की दशा आएगी तो आदमी फिर पैसों की तरफ भी काम करेगा, कई चीजें हैं। सो आपने किस पे ध्यान देना है, आपने देखना है कि सब पीरियड किसका चल रहा है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अंतरदशा पे आपने फोकस करना है। जब भी आप चार्ट देखें तो महादशा तो आपने देख ली है, अगर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है तो आप महादशा पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वक्त हो गया है, ठीक है, अभी जुपिटर का इतना लंबा दशा है, अगर आप जुपिटर खत्म होने वाला है और तब भी आप उसकी महादशा पे फोकस कर रहे हो तो हो सकता है चीजें थोड़ा इधर उधर हो जाएंगी। आपने सब लॉर्ड पे ध्यान देना है कि अंतरदशा अभी किसकी चल रही है। जैसे जातक पारिजात अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसके 18वें चैप्टर के 134वें श्लोक को अगर आप देखें तो वहां पे बोला गया है कि अगर मंगल की दशा चल रही हो और मरकुरी की अंतरदशा आ जाए तो ये बंधु पीड़ा देता है, सिबलिंग्स को प्रॉब्लम आएंगी, और बुध से रिलेटेड जो भी उसके कारक तत्व हैं वहां पर भी चैलेंज आएगा। आपके सिबलिंग्स हो गया, मटेरियल साइड से जो भी मदर की साइड से जो भी रिलेशंस हैं वहां पर भी, ब्रेन से लेकर, क्योंकि क्या है, नॉलेज है ना मरकरी, तो उन सब चीजों से, जो भी मरकरी से चीजें आप देखते हो उनसे प्रॉब्लम आएगा, उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो सब पीरियड पे आपने ज्यादा फोकस करना है, मेन पीरियड से भी ज्यादा। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जैसे चार्ट में ना ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो आपके थ्रू ही काम करवाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। जैसे ये जो चार्ट है ये औरंगजेब का चार्ट है, ये जो चार्ट है ये औरंगजेब का चार्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ना समझ में आएगा कि आज का जो थीम है हमारा वो किस तरफ जाएगा। औरंगजेब को जैसा कि हम जानते हैं, औरंगजेब ने अपने ही बड़े भाई का मर्डर कर दिया था, मतलब खून कर दिया, ठीक है। तो इनका चार्ट है, अभी आप देखो 11th लॉर्ड कौन है, जुपिटर। आपको वो भी आपका एक भ्रम हट जाएगा कि बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जो रोल मिलेगा, आप के हाउसेस जिस तरीके से काम करेंगे वैसा ही रिजल्ट है। तो 11th हाउस आप देखोगे जुपिटर लॉर्ड है, हाउस ऑफ बड़े भाई का घर है, ठीक है। वहां पर कौन है, शुक्र बैठे हैं, विच इज ओके। लेकिन आप देखिए जुपिटर लग्न में है, शनि की राशि में, और देखे जाते हैं थर्ड और फर्स्ट लॉर्ड से। फर्स्ट क्या है, सेल्फ। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा ये भी जो काम हम हाथ से करते हैं ना, स्किल्स, वो भी है थर्ड हाउस। तो फर्स्ट और थर्ड लॉर्ड दोनों का एस्पेक्ट है जुपिटर पे, शनि की 10वीं दृष्टि है और मार्स का 7th एस्पेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ जी। पर, दो दो मेलेफिक्स उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई का जो घर है अभी डैमेज हो गया वो। अभी आप देखिए, जब भी कोई प्लैनेट खराब होगा, जब भी कोई कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में जाएगा, तो सिर्फ प्लैनेट खराब नहीं होता, या सिर्फ लग्न खराब नहीं हुआ, यानी इस इंसान का सिर्फ लग्न यानी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है।
अभी आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो। आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर आप ऐसे वो आई कीजिए, थिंक आप इंटरनेट। कोई इस वक्त हाँ के जी। लाइव पर्सन का चार्ट डालिए, जैसे आप अपना डालिए या किसी और का डालिए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेडिक्शन दीजिए हमारे को। नहीं वो होगा, वो कल होगा एक्चुअली। आज मैं अभी रूल्स तो बता दूं सारे, अभी तो रूल्स ही कई सारे पड़े हुए हैं। अभी रूल्स हम्म। मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको और भी आपको चार्ट से बताऊंगा। वो तो मैंने बीच में ना आपको, ताकि रूल्स के बीच में भी एक आध चार्ट डाले हुए हैं, ठीक है, वो हम अच्छा कल अच्छा। करेंगे। मैंने ग्रुप में भी डाला था कि आज आज हम रूल्स पढ़ेंगे, कल हम चार्ट्स में आपको और भी चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। और ठीक पर्सनल है चार्ट का क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो चार्ट किसका है, कौन वो जातक है, सही है चार्ट, नहीं नहीं है, उसमें बीटीआर है या नहीं है, नहीं वो नहीं सारे नहीं भी देखो, चैलेंज आते हैं। क्लैरिटी तो आप ही देंगे ना, आप ही के देने पे हम समझेंगे। राइट राइट, वो मैं करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने प्रेडिक्शन की हुई है, आपको बहुत नॉलेज है इसके बारे में। नहीं नहीं सर, बस जो है मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, आप अभी रूल सब लोग समझ लेंगे, फिर हम इनको चार्ट्स पे ला के देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके सो अभी इस चार्ट से हमें क्या आइडिया लगता है, औरंगजेब के चार्ट से हमने ये समझा कि 11th हाउस जो एल्डर ब्रदर का है, बड़े भाई का है, वहां का जो लॉर्ड है, एक तो वो 11th लॉर्ड है, पहले तो आप ये भी नोटिस कीजिए, और सेकंड लॉर्ड भी है जुपिटर, तो कोई अच्छे हाउस तो नहीं है। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ मारक हाउस है, राइट। जो 11th है वो एक उपाच्य है, ठीक है। उसके अलावा वो लग्न में चला गया, तो लग्न पे गया सेकंड एंड 11th लॉर्ड। दूसरा, दो मेलेफिक से देखा जाता है, दो पाप ग्रहों से देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने ही मतलब जानबूझकर एक इंटेंशनली अपने खुद के एल्डर ब्रदर को एलिमिनेट किया। ये एक एग्जांपल था। अभी हम ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। पहले हमें रूल्स को समझना होगा। तो रूल्स क्या है, आज तक हम लोग क्या देखते हुए आए थे कि भाई सन सैटर्न मार्स राहु केतु क्या है, मेलेफिक्स हैं। जुपिटर वीनस क्या है, नेचुरल बेनिफिक है। और मून और मरकरी का डिपेंड करेगा, 72 डिग्री का अगर डिफरेंस है सन से, तो वो फिर बेनिफिक रहेगा, नहीं तो मेलेफिक रहता है। मरकरी का डिपेंड करेगा किस ग्रह के साथ उसका संबंध बन रहा है। Done? ये था आज तक, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट देखते जाओगे, आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे काम नहीं कर रहा। कई बार जो मेलेफिक है वो अच्छा काम कर रहे हैं। सैटर्न का दशा है, अच्छा भी नहीं है चार्ट के लिए, चार्ट में बैठा भी ठीक नहीं है, फिर भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कई बार बहुत अच्छा शुभ ग्रह है, सबसे खराब दशा है उसकी, तो कारण क्या है वो हम समझेंगे इसमें आगे, ठीक है। सो एक तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, इट विल चेंज। राहु केतु भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं अगर वो एक शुभ प्रभाव में है। एक चीज याद रखिएगा, राहु केतु अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों तो इट्स अ राजयोग, इट्स अ राजयोग, ठीक है। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ वेल प्लेस्ड हो, वेल प्लेस्ड याद रखिएगा, बल होना चाहिए, वेल प्लेस्ड होना चाहिए, तो इट्स अ राजयोग। तो राहु केतु की दशा अच्छी जाएगी, जैसे केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, बल के साथ में हो, अच्छी राशियों में बैठे हो। इसके अलावा ऋषि कहते हैं कि 159 के जो लॉर्ड्स होते हैं, फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ का, नाइन्थ का, दे आर ऑलवेज गुड। उनकी जब भी दशाएं आएंगी तो वो अच्छी हैं। सेकेंड और ट्वेल्थ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको ये देखना है कि मेरा जो सेकंड लॉर्ड है या ट्वेल्थ लॉर्ड है वो किस तरीके से काम कर रहा है, या वो मेरे लिए शुभ है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा उसकी दूसरी राशि किस भाव में गई, वो आपको बताएगा। 3, 6, 8, 12 मोस्टली आपको बैड रिजल्ट ही देंगे। 3, 6, 8, 12 के स्वामी आपको हमेशा बैड रिजल्ट देंगे। तो जब भी हम किसी नेगेटिव प्रिडिक्शन की बात करेंगे या कोई भी नेगेटिव फल की बात करेंगे, तो याद रखिएगा, अगर उस सूत्र को या उस रूल को 3, 6, 8, 12 के स्वामी उसमें जुड़ जाएं तो रिजल्ट सब और बढ़ जाएंगे खराब की तरफ। और जब भी आप बात करते हो कि भाई ये प्लेनेट इस लग्न के लिए राजयोग कारक है या राजयोग देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले तो वो राजयोग कारक बनेगा ही नहीं अगर वो किसी भी त्रिक हाउस को या 3, 6, 8, 12 को ओन करता हो तो। लेकिन अगर एक राजयोग कारक प्लेनेट भी है और वो भी अगर 3, 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ चला गया ना, तो अभी उसके रिजल्ट्स कम हो चुके हैं। तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना है कि 3, 6, 8, 12 के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना, सैटर्न जुपिटर बहुत अच्छे ग्रह हैं, जैसे बोला गया कि 9th और 10th के स्वामी अगर किसी के चार्ट में एक साथ बैठे हो तो इट्स अ ग्रेड राजयोग,
बहुत अच्छा राजयोग होता है 9th और 10th के स्वामी का साथ में होना। और 9th और 10th अगर आप देखोगे, नेचुरल लॉर्ड कौन है? 9वें भाव के नेचुरल स्वामी जुपिटर है, 10th के कौन है? सैटर्न है। तो शनि और जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति, शनि और गुरु का साथ में होना अपने आप में राजयोग है, किसी भी चार्ट में हो, क्योंकि वो नेचुरल लॉर्ड है 9th और 10th के। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन देखिए आप, कि जब भी जेमिनाई असेंडेंट होगा, मिथुन लग्न, तो वहां पे ये राजयोग काम नहीं करेगा। कारण क्या है कि शनि जो है अष्टमेश भी है, 10 नंबर राशि जाएगा उनका अष्टम भाव में। दूसरा क्या है, जुपिटर को लगा हुआ है केंद्राधिपति दोष, केंद्र के 2 भावों को वो ओन करते हैं। अभी अगर भले ही जुपिटर सैटर्न साथ में हो, राजयोग नहीं कहलाएगा, नो मैटर वो किसी भी हाउस में हो। वो जो रिजल्ट आ सकते थे जुपिटर सैटर्न के, वो नहीं आएंगे अभी। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप यही सोचोगे कि यार इतना ये चार्ट है, इसमें जुपिटर सैटर्न भी है, क्यों इस तरीके से काम नहीं कर रहा। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस। ऐसे ही और एक्सेप्शंस मैं आपको आगे बताता चलूंगा। अब पॉजिटिव वाला वो देख लीजिए आप। अभी आप जानते हैं जो लियो लग्न होता है, सिंह लग्न होता है, उसमें सैटर्न इज द मोस्ट मैलेफिक एंड मारक प्लैनेट, बिकॉज छठे भाव का भी स्वामी है, 7वें का भी स्वामी है, करेक्ट। ऐसे ही हर लगन के लिए कोई ना कोई प्लैनेट होता है। लेकिन आप देखिए कि अगर मंगल 7वें घर में बैठा हो, मंगल 7वें घर में यानी कि एक्वेरियस साइन में होगा, कुंभ राशि में होगा, अब ना शनि बैड रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उनका डिस्पोजिटर मार्स है। उनके घर में कौन आ गया? मार्स आ गया। अभी मार्स आने से क्या हुआ कि उस चार्ट का जो सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट था ना, वो शनि के घर में है। अभी भले ही शत्रु राशि में दिखता हो आपको, लेकिन अभी शनि को शुभ प्रभाव देना ही पड़ेगा। यहां पर अगर शनि स्ट्रांग हो जाए, शनि मान लो इसमें एक्सॉल्टेड हो गए, कहां पर एक्सॉल्टेड होंगे? तीसरे भाव में जाके। शनि तीसरे घर में बैठे हों, मंगल आके बैठ जाए 7th हाउस में, इट्स अ वेरी गुड योग, बहुत बढ़िया, एक तरह से राजयोग की तरह काम करेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? 7वें घर का स्वामी उच्च का हो गया, मंगल जैसा प्लैनेट 7वें घर में आ गया, तो अभी शनि डिस्पोजिटर है मार्स के, जो कि योग कारक है। तो अब यहां पर शनि अच्छे रिजल्ट देंगे अपनी दशांतर दशा में। तो पूरा खेल बदल गया ना। हम तो लेके चल रहे थे कि लियो लग्न है तो खराब होगा, लेकिन नहीं। इसीलिए इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका डिस्पोजिटर कौन है और आपके साइंस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। मेरे घरों में कौन बैठा है और मैं जिस घर में बैठा हूं उसका मालिक बली है या नहीं। तो ये सूत्र आपने याद रखने हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स भी देते हुए चल रहा हूं, जैसे मैंने जेमिनी असेंडेंट का दिया, लियो असेंडेंट का दिया। आप लगाइए इनको, चार्ट्स पे भी लगाइए और देखिए। आगे चलते हैं। अब जैसे एक लग्न है लिब्रा लग्न, है ना, तुला लग्न है। अब तुला लग्न में आप बोलोगे भाई कि जुपिटर तो बहुत खराब है। तुला लग्न के लिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी है जुपिटर, दोनों ही घर अच्छे नहीं। लेकिन भावार्थ रत्नाकर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग के आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही ये लिखा हुआ है कि अगर जुपिटर अच्छे रिजल्ट देता है लिब्रा लगन के लिए, तुला लगन के लिए, कारण क्या है? कारण ये है कि वो उपच्चय का स्वामी है। 3 और 6 क्या है? उपच्चय भाव। उपच्चय भाव का मतलब क्या होता है? वह भाव जो वक्त के साथ बढ़ते ही रहते हैं, द हाउस विच विल कॉन्टिन्यूसली ग्रो, जो ग्रो करते हैं। अभी यहां पर जुपिटर जो है, इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ, क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेटर है ना। जुपिटर क्या है? नेचुरल सिग्निफिकेटर है। जिसका जुपिटर अच्छा है, क्या होता है? वेल्थ बढ़ता है, लाइफ में अच्छे लोग आते हैं, उसको सपोर्ट है हर तरीके से। जुपिटर इज वर्ड ब्लेसिंग, सपोर्ट। अभी क्या हो गया? उपच्चय का, जो कि हाउस ऐसे हैं जो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कांस्टेंट नहीं है वो हाउसेस, वो बढ़ते हैं वक्त के साथ। उनका स्वामी होकर जुपिटर जैसा स्वामी है 3 और 6 भाव का, तो यहां पर एक्सेप्शन हो गया लिब्रा लगन के लिए जुपिटर। तो लिब्रा लगन के लिए भी जुपिटर अच्छा कार्य करेंगे, ये कह रहा है भावार्थ रत्नाकर। तो जब भी दशा अंतरदशा आएंगी जुपिटर की, तो आप देखेंगे कि इट इज गुड। लेकिन अगेन बात वहीं आती है कि जुपिटर वेल प्लेस्ड हो, और जुपिटर के जो डिस्पोजिटर हैं वो भी वेल प्लेस्ड हो। जुपिटर जिस भी साइन में बैठे हों, उस भाव का स्वामी भी स्ट्रांग होना चाहिए। जो मैंने पीछे रूल्स बताए वो नहीं भूल जाने हैं हमने। अभी मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि डिस्पोजिटर जो है वेल प्लेस्ड होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का भी डिस्पोजिटर 6 8 12 में जाता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है, मतलब वो माइनस पॉइंट हो गया वहां पे। लेकिन शुक्र यहां पर एक्सेप्शन है। शुक्र भले ही छठे भाव में बैठा हो या 12वें में बैठा हो, उसको अच्छा बोला गया 6 12 में, पर एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई, शुक्र के अलावा कोई भी प्लेनेट जाएगा तो वो माइनस करेगा वहां पर। लेकिन शुक्र क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि शुक्र इज द कारक ऑफ भोग। भोग विलास जो है शुक्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए शुक्र का एक्सॉल्शन है 12वें घर में। और वहां पर वो क्या है? सबसे ज्यादा एक उच्च स्थिति है शुक्र की।
तो शुक्र अगर किसी के डिस्पोजिटर हैं, मान लीजिए शुक्र के 2 नंबर या 7 नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा है और शुक्र उसके बावजूद 12वें में चले गए, तो जनरल रूल तो हमारा ये कहता है कि अगर डिस्पोजिटर 6 8 12 में चला जाए, 3 6 8 12 में चला जाए, तो इट इज नॉट गुड फॉर दैट प्लैनेट इटसेल्फ। लेकिन अभी यहाँ शुक्र भले ही 12वें में चले जाए तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना बाकी ग्रह करते। तो एक्सेप्शंस याद रखने हैं हमें बिफोर यू से कि ये काम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा। नो, बिकॉज यू शुड नो द एक्सेप्शन ऑल्सो ना, कि कहां पे काम नहीं करेगा। शुक्र के लिए काम नहीं करेगा 6 12 में जाना, शुक्र 6 12 में भी अच्छा काम करेगा। छठे में बैठेगा तो 12वें घर को देखेगा ना, 12वें में बैठा है तो उसका तो एग्जॉल्शन है वहां पे। अभी आप देखिए बुध ग्रह जो है ना, स्कॉर्पियो नेटिव के लिए हम लोग बात करते हैं ना हमेशा कि भाई मंगल का जब भी लग्न हो तो बुध उतना अच्छा नहीं है, उसको उतने अच्छे हाउस मिले नहीं। बुध का लग्न होता है तो मंगल को अच्छे हाउस नहीं मिलते हैं, करेक्ट। तो एक दूसरे के लिए वो एंटी प्लैनेट हो जाते हैं, मरकरी और मार्स, बुध और मंगल। लेकिन आप देखिए कि जब भी स्कॉर्पियो लग्न होगा, स्कॉर्पियो यानी 8 नंबर अगर आपके लग्न में लिखा है, ठीक है, तो अगर बुध का संबंध जुपिटर से बन जाए, बुध और गुरु, बुध और गुरु का संबंध अगर वृश्चिक लग्न में हो जाए तो ये वेल्थ देने वाला योग है, तो ये वेल्थ देगा। हालांकि आप देखिए बुध वैसे अकेला अच्छा नहीं है इस चार्ट के लिए, लेकिन किससे जुड़ गया? जुपिटर से, जो कि एक स्वाभाविक एक सिग्निफिकेटर है वेल्थ का। और यहां पर वृश्चिक राशि में तो, वृश्चिक लग्न में तो सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं वो, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमें ध्यान रखने हैं। दूसरी ओर कहा गया कि धनु लग्न हो, धनु लग्न में अगर शनि तीसरे घर में बैठा हो और 9वें घर में आपके शुक्र और सूर्य हों, तो सैटर्न की दशा अंतरदशा आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। अब आप ये देखिए क्या क्यों हो रहा है ऐसा। 159 का ट्राइन बनेगा ना, अगर 9 नंबर का लग्न है तो 5 नंबर में आपका सूर्य, पहली बात तो सूर्य अपने ही राशि में आ गया, दूसरा वहां पर कौन आ गया? शुक्र आ गया, राइट। अभी सामने कौन बैठे हैं? वीनस, सॉरी सैटर्न है। सैटर्न कहाँ है? एग्जैक्टली सामने बैठे हैं उनके। तो अभी ये जो योग बन रहा है सैटर्न शुक्र और सन का, ये भाग्य को बढ़ाने ही वाला है धनु लगन के लिए। ओके, तो जातक पारिजात अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, श्लोका नंबर 11, वो ये कहता है कि जब भी किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो उस भाव के सिग्निफिकेशंस को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। ये बहुत ही कॉमन सूत्र है, ये आपको कई सारे क्लासेस में दिखेगा एंड इट वर्क्स ऑल्सो, ये बहुत सही है, ठीक है। लेकिन ना इसमें कुछ और एक्सेप्शंस हैं और कुछ और चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए, जो आपको जब आप चार्ट्स देखोगे तो आपको वो एक डिफरेंस दिखेगा। हालांकि जो लिखा गया है जातक परिजात में गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, काम भी करता है वो। जैसे एक्सेप्शन क्या है या फिर उसमें एडिशन क्या है, कि मान लीजिए किसी का शनि बैठा है मेष, मेष लग्न में चौथे घर में, चौथे घर में बैठा है तो भाई मेष लगन है, अभी तो आप देखिए योग कारक होना चाहिए, मतलब 10th का भी लॉर्ड है, अपने घर को देख रहा है ना 10th को। 4 नंबर राशि में बैठेगा तो 10 नंबर को देखेगा, अपने घर को वृद्धि करेगा। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि वेल्थ तो बढ़ेगा, ऑनर भी बढ़ेगा, लेकिन हेल्थ में इशू आएगा, लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम आएगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चौथे घर में बैठकर शनि लग्न को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं लग्न पे प्रभाव होने की वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड इशू या लॉन्जिविटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो हर बार अपनी राशि को देखना बेस्ट नहीं है, एक्सेप्शंस आपको समझ में आने चाहिए। सेम अगर मंगल बैठा हो 10वें घर में कैप्रिकॉन में, तो बहुत बड़ी स्थिति है, पूरा दिग्बल है, एग्जॉल्शन है, सब कुछ है। लेकिन आप देखिए 10वें घर में भी मंगल बैठ के लगन को देखेगा, अगेन प्रोफेशन के लिए अच्छा हो गया, वेल्थ के लिए अच्छा हो गया, ऑनर के लिए अच्छा हो गया। लेकिन हो सकता है आपको आए दिन किसी तरीके की इंजरी हो, कोई चोट पोट लग रही है आपको, लॉन्जिविटी आपकी इफेक्ट हो रही है। जब भी लग्न से संबंध बनता है ना मेलेफिक्स का, तो आप देखिए उस ग्रह से संबंधित जो भी लग्न से संबंध बना रहा है, आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी शनि लग्न से संबंध बनाते हैं तो आलस्य देते हैं। क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि वो कारक तत्व यूज कर रहे हैं शनि के। तो मेलेफिक्स का लग्न को देखना अच्छा नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, 11वां भाव है हमारा, ठीक है।
अगर 11वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठेगा तो 11वें भाव को देखेगा और अपने ही घर को देखेगा। यहां पर बोला गया कि ये बिल्कुल कैंसिल कर देगा, ये बिल्कुल डिनाई कर देगा आपके बड़े ब्रदर को। आपका कोई बड़ा ब्रदर हो सकता है हो ही ना, या वो सर्वाइव ना करे। इसका भी एक्सेप्शन आया, ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, इसको आप लेके मत चलना कि ऐसा ही होता है। जैसे 11वें भाव में जो भी राशि पड़ रही है, मान लीजिए यहाँ पर राशि पड़ रही है सिंह राशि है फॉर एन एग्जाम्पल 11वें घर में, अभी यहाँ से सूर्य देखेंगे 5th हाउस से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 11th को अच्छा करना चाहिए था आइडियली, अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे वो, और यहाँ पर बड़ा भाई नहीं होगा। बट इसका एक्सेप्शन है, ये पूरा सूत्र नहीं है, आधा सूत्र है, बताऊंगा आपको पूरा सूत्र आगे। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई हैं और हम आगे और सूत्रों को समझने के लिए रेडी हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। ये एक्सेप्शंस अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो गलती होगी वहां पे। उसके बाद होते हैं सिग्निफिकेटर। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का सिग्निफिकेटर कौन है। आपको पता है कि आपका हाउस कौन सा है, आपके पहले भाव में राशि कौन सी है, आपका लग्न कौन सा है, कौन ग्रह कहाँ बैठा है, ऑल दैट राइट। सिग्निफिकेटर, आई एम एज्यूमिंग कि आप सब जानते हैं सिग्निफिकेटर कौन होता है, लेकिन ये एक लिस्ट है आपके सामने। जैसे फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर सन है। भले ही आपका पहले भाव अच्छा हो, पहले भाव का स्वामी अच्छा हो, लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है ना, तो जो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट थे वो 100% नहीं है, वो 60% हो गए। पूरे फल नहीं मिलेंगे आपको। लोग बोलते रहते हैं कि मेरा ये ग्रह उचका है, वो ग्रह उचका है, क्योंकि पूरा स्टडी नहीं कर रहे उस हाउस को। तो सिग्निफिकेटर को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने एक नियम सुना होगा, कारको भाव नाशाय। जब भी किसी भाव का स्वामी किसी भी भाव का जो कारक है वो उसी भाव में आके बैठ जाए तो उसका नाश करता है। जैसे आपके सामने जो लिस्ट है, सन है, जुपिटर है, जैसे थर्ड हाउस का कौन है, मार्स है ना। तो मार्स क्या है, यंगर सिबलिंग्स, करेज, तीसरे भाव का कारक है। लेकिन अगर मंगल तीसरे भाव में बैठा हो या कोई भी कारक अगर उसी भाव में जाकर बैठ जाए, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। व्हाई? बिकॉज लेट्स से मार्स इज सिटिंग इन दी 6th हाउस, मार्स इज सिटिंग इन दी 6th हाउस, और लेट्स से मार्स इज सिटिंग इन दी 3rd हाउस। अब तीसरे भाव का कारक है मंगल। मान लीजिए मार्स की राशि भी वहां पर पड़ जाए, मान लो मेष में ही बैठा है या वृश्चिक में ही बैठा है, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, 1 सेकेंड। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो सिग्निफिकेटर पे आपने बहुत ध्यान देना है। तो कारको भावन आशय कैसे काम करता है कि जिस भी भाव में का कारक जो है उसका प्लैनेट वहीं बैठा नहीं होना चाहिए, और अगर बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है तो वो और डेंजरस हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि 3rd हाउस मार्स बैठा हो, तो 3rd हाउस क्या है, यंगर सिबलिंग्स का है, आपके करेज का है। वहां पे मंगल आ गया, अपनी राशि में आ गया। आप देखिए कि अगर तीसरे भाव पे अब पाप प्रभाव आएगा ना, तो सिर्फ तीसरा भाव पीड़ित नहीं हो रहा, तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है, तीसरे भाव की राशि पीड़ित हो रही है, और तीसरे भाव का कारक भी पीड़ित हो रहा है। तो तीसरे हाउस के आपके सारे रिजल्ट गए, क्योंकि सब कुछ पीड़ित हो गया। पीड़ित होने से मेरा मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह उस भाव को देखें, तब वो वीक होगा। ठीक है, उसको पीड़ित बोला जाता है। सिर्फ एक प्लैनेट देखे या 2 देखे उससे नहीं होता, कितना ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस है उससे होता है। तो किसी भी भाव का आप जब भी कोई चार्ट एनालाइज करें और आप देखें कि उसका जो सिग्निफिकेटर है, कारक है, वो उसी भाव में जाके बैठ गया है, तो अभी आपका फोकस चला जाना चाहिए उस भाव पे। फिर आपको बहुत ही डीपली उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक एक्सेप्शन है। मैं आपको एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल ये बताता हूँ जो मैंने चार्ट रीडिंग करते हुए देखा। जैसे 5th हाउस जुपिटर इन द साइन ऑफ लेट्स से धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, वो अपनी राशि में भी है। 5th हाउस का कारक भी है जुपिटर, बच्चों का कारक है। ठीक है, लॉर्ड भी है 5th हाउस का। सब कुछ सारा उसका दामोदर सारा का सारा जो रोल है वो जुपिटर के पास है। अब मान लीजिए ऐसे जुपिटर को 3 पाप ग्रह देख लेते हैं, मान लीजिए शनि देख ले, राहु देख ले, और सन देख ले या मार्स देख ले, है ना। तो अभी तो बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। अभी ये क्या कह रहा है कि भाई 5वें घर से संबंधित चीजें आपको नहीं दूंगा। जैसे आपका एजुकेशन है 5th हाउस, आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन, तो अभी आपको क्या लगेगा कि इसके तो बच्चे नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी।
लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है रेट्रोग्रेशन। अगर जुपिटर रेट्रो है तो आपको 5th हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे, सारे मिलेंगे। दैट इज द पावर ऑफ रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन मैंने क्या बोला था पीछे? रेट्रोग्रेशन मींस कि अब वो जिद्दी हो गया प्लेनेट, वो कह रहा है मुझे तो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, मैं देके ही रहूंगा रिजल्ट। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के बच्चे हैं, बिकॉज नाउ द 5th लॉर्ड इज रेट्रोग्रेड। तो हमें एक्सेप्शन पता होना चाहिए। ऐसे ये किसी भी हाउस पे लगेगा। सैटर्न का ना यहाँ पर एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। सैटर्न कारक में वृद्धि करते हैं। कारको भावनाशय का रूल कहता है कि जीव जो है वो सिग्निफिकेशंस को कम करता है और शनि बढ़ाते हैं। तो जैसे जब शनि 8वें घर में होते हैं, जो लॉन्जेविटी का है, ट्रबल्स का है, तो शनि 8वें घर में क्या कर रहे हैं? एज को बढ़ाते हैं। इसलिए शनि को 8वें घर में अच्छा बोला गया, क्योंकि वो एज को बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखिए 8वां घर ट्रबल्स का भी तो है, प्रॉब्लम्स का भी तो है, तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। लंबी उम्र तो है लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ में है अभी, राइट? दुख, शोक, ये सारे वर्ड यूज करे गए हैं प्राशर ऋषि ने सैटर्न के लिए। तो दुख देता है इंसान के ना अंदर, ड्राइनेस लेकर आता है। ड्राइनेस मतलब मेरा लिटरली ड्राइनेस से नहीं है, एक इंसान ना अंदर से बहुत ही ज्यादा रफ हो जाता है, उसको फीलिंग समझ में नहीं आती किसी की। उसको लगता है कि दुनिया सिर्फ लेन देन वाला काम है, सब कोई मतलब ही है, हर कोई बस पैसा चाहता है, मतलब उसका थॉट ऐसा हो जाता है इंसान का। शनि इंसान को एकदम ऐसा सुखा देते हैं अंदर से। जो एक वार्मथ होती है ना, वार्मथ एक रिलेशन से आपको मिलती है, जो शुक्र देते हैं, एक फीलिंग ऑफ लव, वो बिल्कुल जीरो कर देते हैं वो। इसीलिए शुक्र और शनि का जब युति होता है ना, वो पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो आपके रिलेशन में या लव रिलेशंस में या आपके अंदर एक तरीके का ड्राइनेस पैदा कर दे। इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन दी स्ट्रेंथ एंड ऑल, राइट? तो एक्सेप्शन क्या है? रेट्रोग्रेशन। कारक अगर वहां पर आ भी गया है और अगर वो वक्री हो गया है तो आपको फिर वो रिजल्ट दिला देगा। आगे चलते हैं। जातक परिजात का श्लोका नंबर 23 कहता है, चैप्टर नंबर 16 से, कि सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं कुछ। जैसे आप लोग, मैं देखता हूं आजकल हर कोई बोलता है कि केतु इज सेपरेटिव, डिटैच करता है, डिटैच करता है। केतु को बहुत ज्यादा सबने बदनाम कर दिया है, ठीक है? 7th हाउस में हो तो भाई शादी टूटनी ही है। तो बड़ा अफसोस होता है ये सब देख के, ठीक है? लेकिन जब आप क्लासिक्स पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में आता है, आप कोई चीज बोल रहे हो, आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। तो जातक पारिजात क्या कह रहा है? जातक पारिजात जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या है, चैप्टर 16 श्लोका नंबर 23 में वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि सन रिप्रेजेंट सेपरेटनेस। सूर्य, शनि और राहु, शनि राहु हमने कहां से लिए? सलवार चिंतामणि से, चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 23। शनि और राहु क्या कर रहे हैं? सेपरेट करते हैं, और सूर्य भी सेपरेट करता है एज पर जातक पारिजात। आप देखिए इन तीनों ग्रहों का जब भी संबंध किसी भी भाव से बनेगा ना, उस भाव से संबंधित चीजों से आपको सेपरेट करेगा। ये शर्त क्या है? 3 में से कम 2 का रिलेशन होना चाहिए, एक से नहीं होगा। 2 होने चाहिए, या 3 है तो कंफर्म है। तो ये वो चीज है जो आपको टेस्ट करनी है अभी चार्ट्स में। जैसे 7th हाउस में आ जाएगा तो फिर शादी के लिए मेजर इशू है। 7th हाउस में अगर शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है, तीनों सेपरेटिव प्लेनेट है। जब आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ोगे ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, प्लैनेट्स वो आर डेस्टिनी ब्रेकर्स, ठीक है? डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट कैसे काम करते हैं, जब पढ़ेंगे हम तब बात करेंगे उसके बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर ये 3 प्लैनेट आपने देखने हैं, खास करके जब भी आप बात करते हो सेपरेटिव टेंडेंसी की। जिस भी भाव से बनेगा, उस भाव से संबंधित चीजों से आपको सेपरेट करेगा ये। दूसरा, इसमें एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये देखनी है कि ये जो सेपरेटिव प्लैनेट है ना, इनकी राशियों को ध्यान देना आपने। कौन सी राशियों पे ये जा रहे हैं? जो इनके भावेश है ना, जिन भी राशि में ये बैठे हुए हैं, वो प्लैनेट भी आपको कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट कर सकते हैं सेपरेटिवनेस में। जैसे मान लीजिए सूर्य का जो भी डिस्पोजिटर है, ठीक है, वो आपने उठा लिया, मान लीजिए जुपिटर भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, कोई भी, इसमें मेलेफिक बेनिफिक का कोई चक्कर नहीं है। जो भी सूर्य का डिस्पोजिटर है, अब सूर्य का जिस भाव पे प्रभाव जा रहा था, वहां पे उसके डिस्पोजिटर की भी दृष्टि जा रही है, तो अभी डबल हो गया इफेक्ट। अब जो सेपरेटिव था वो अब डबल हो गया है, ठीक है? तो उसको अपने ऐड करना है। शनि राहु और सूर्य के डिस्पोजिटर का भी संबंध अगर उस भाव से बन गया, तो फिर वो और ज्यादा सेपरेटिव हो गया।
एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा अगर 12वें भाव का स्वामी भी इसमें ऐड हो जाता है तो, क्योंकि 12वां भाव अल्टीमेटली छोड़ने का है, देने का है, एंड है वो। तो अभी क्या हो रहा है, अब तो कंफर्म हो गया, अगर 12वें भाव का भी स्वामी जुड़ जाता है, वहां पे जाके बैठ जाए उस भाव में जहां पे ये बाकी 3 प्लैनेट देख रहे हैं, या फिर वो 12वें भाव का स्वामी भी उस भाव को देख ले, तो ये सेपरेशन देता है। तो आगे से जब आप सेपरेशन की बात करेंगे तो आप इन सारे फैक्टर्स को भी लेके चलेंगे। अच्छा, एक ना बहुत ज्यादा ये है अपना कि भाई प्रोफेशन जो होता है अपना, इससे देखा जाता है 10th हाउस, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 10th हाउस में जो बैठा प्लैनेट है ना, वो आपको प्रोफेशन नहीं दिखाता एग्जैक्टली। वो आपको ये दिखाता है कि आपके ओवरऑल कर्म कैसे होंगे, आप लाइफ में कैसे कर्म मतलब अच्छे करोगे, दूसरों को दुख पहुंचाओगे, कष्ट दोगे, क्या करोगे, ओवरऑल आपका जो कर्म है ना, अच्छे या बुरे, वो दिखाता है 10th हाउस में बैठा प्लैनेट। अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा, तो क्या करोगे? तब आपको जाना पड़ेगा नवांश में। तो आपको देखना पड़ेगा कि नवांश में जो उसका नवांश का स्वामी है वो कैसा बैठा है, वो आपको D1 में आके देखना पड़ेगा, उसका स्वभाव आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए जुपिटर अगर है नवांश लॉर्ड 10th लॉर्ड का, तो अब आपको जुपिटर की स्थिति देखनी है D1 में, ठीक है। लेकिन 10th हाउस से प्रोफेशन नहीं देखना है, 10th हाउस शोज योर ओवरऑल कर्मा। अब प्रोफेशन कैसे देखना है? प्रोफेशन आपने देखना है कि आपके लग्न को कौन प्रभावित कर रहा है। लगन पे जिनका प्रभाव रहता है वैसा ही कार्य आप करते हैं, उसी प्रोफेशन में आप जाते हैं। ये चीज कौन कौन कंफर्म कर रहा है? सारावली कंफर्म्स दिस। सारावली इज अगेन अ क्लासिक, ठीक है। देव केरलम ये साउथ तरफ चलता है, चंद्रकला नाड़ी जो है वो भी साउथ से है। तो ये तीनों इसको कंफर्म करते हैं कि लगन पे जो भी ग्रह प्रभाव डालते हैं वही प्रोफेशन आप करते हो। अब ये भी अगेन एक आपके रिसर्च का विषय है, एक आपके असाइनमेंट्स का विषय है, या आपने अपने चार्ट पे लगाइए, औरों के चार्ट पे लगाइए और बताइए। दूसरा, सारावली कहती है कि चंद्रमा और लग्न, किसी व्यक्ति का अगर चंद्रमा और लग्न दोनों ही स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान बहुत सारा वेल्थ बनाता है लाइफ में। इसीलिए एक और चीज जो आपको यहां से लेनी है वो ये लेनी है कि जब भी आप किसी चार्ट को देखें तो आपने सिर्फ लग्न से नहीं, आपने उसको चंद्र लग्न से भी देखना है, और सिर्फ चंद्र लग्न से नहीं, सूर्य लग्न से भी देखना है। तो तीनों लग्न से आपने चार्ट को देखना होता है। आपको लग्न से कोई प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ दिखता है 5-9 में या जैसे भी, लेकिन चंद्रमा से वो कहां बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सूर्य से भी। इसीलिए सारावली कह रही है कि अगर किसी का लग्न अच्छे प्रभाव में है, चंद्रमा अच्छे प्रभाव में है, बली है, तो ऐसा इंसान को इजीली वेल्थ मिल जाता है, अच्छा खासा वेल्थ कमा लेता है वो। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। तो लग्न और चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जब भी आप बात करते हैं कि पैसा कितना आएगा। आपसे बहुत लोग सवाल पूछेंगे। अब जातक परिजात का तीसरा चैप्टर श्लोका नंबर 6 कहता है कि अगर चंद्रमा और सूर्य शनि से छठे भाव में बैठे हों, ठीक है, ठीक है, अगर नहीं सॉरी, शनि और सॉरी सूर्य और चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठे हों और शनि से देखे जाते हों, तो ऐसा व्यक्ति लोअर प्रोफेशन करके अपना जीवन चलाता है। तो क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं सूर्य और चंद्रमा को यूज, और उन्होंने किसको यूज किया? शनि, हु इज द नेचुरल कारक ऑफ प्रोफेशन। छठा भाव क्या है? सेवा भाव। छठे भाव में कौन गया? चंद्रमा और सूर्य। इसीलिए क्या बोला गया कि जो भी चीज आप चेक करो आपको लग्न, चंद्र लगन और सूर्य लगन तीनों से देखना है। अभी आप यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने ये तो किया छठे भाव को यूज कर रहे हैं और शनि को यूज कर रहे हैं। शनि इज द कारका, शनि इज द प्रोफेशन, राइट। छठा भाव ले लिया उन्होंने, सेवा भाव है। सूर्य और चंद्रमा वहां चले गए। अब वो कह रहे हैं ना कि चंद्रमा अच्छा होता है तो अपने आप पैसा आता है, वेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा कहाँ चला गया? छठे में चला गया, सूर्य के साथ दोनों चले गए, जो लगन को छोड़ के बाकी दोनों चले गए छठे में। छठा क्या है? सेवा करनी पड़ेगी, सर्व करना पड़ेगा औरों को, ठीक है। तो प्रोफेशन जो हो सकता है इस तरीके का हो सकता है जहां पे आपका जो लाइवली आपका जीवन है वो दूसरों को सेवा देकर ही, और जो लोअर प्रोफेशंस होते हैं आप बहुत मेहनत वाले काम होते हैं वहां करना पड़ेगा आपको।
किसी का प्रोफेशन का आपको बताना है तो आप तीनों से देखिए, तीनों लग्न लगाइए और फिर उन तीनों लग्न से आप देखिए। अब और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको कंफर्म होती हैं जब आप क्लासिक्स को पढ़ते हो। जैसे जातक पारिजात का चैप्टर नंबर 11 श्लोका नंबर 35 कहता है, अगर लग्नेश 8वें घर में स्थित हो तो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ वीक हेल्थ। 6-12 में ही बैठा हो तो ये तो सिंपल है, ये तो हम लोग भी आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि लग्नेश अगर 6-8-12 में चला जाए तो इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। इम्यूनिटी इफेक्ट होगी तो आप कहीं ना कहीं डिजीज होती हैं या फिर मतलब लगातार आप बीमार होते हो, मौसम बदला तो भी आपको बुखार हो गया, खांसी जुकाम, लगातार कुछ ना कुछ लगा रहता है, हेल्थ इश्यूज। तो ये कहां से आ रहा है? जातक पारिजात से। लेकिन ना आपको चीजों को कनेक्ट करके देखना है, आपको उनको एक आइसोलेशन में नहीं देखना है, आपको चीजों को कनेक्ट करके देखना है। जैसे मान लीजिए कर्क लगन हो, ठीक है, अभी सन जो है मार्स के साइन में चला जाए, है ना, तो मार्स के साइन में एक में तो उनका एग्जॉल्शन ही है, एक में तो उच्च के है ना, वो कर्क लगन है, सूर्य जो है दूसरे भाव के स्वामी है, और मान लीजिए 1 नंबर राशि में चले जाए तो उच्च के हैं, मार्स के साइन में चले गए। लेकिन यहीं पर अगर मंगल 6-8-12 में चला जाएगा ना तो अभी रिजल्ट किसके कम होंगे? अब रिजल्ट कम होंगे सूर्य के। सूर्य कहाँ के लॉर्ड थे? दूसरे भाव के। तो पैसे से रिलेटेड जो भी आप सेकंड हाउस से देखते हो उस सबसे रिलेटेड आपको इश्यूज आने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जुपिटर को लगा लीजिए आप, जुपिटर अगर यहाँ पे होते, मान लीजिए जुपिटर के साइन में होते सन, और जुपिटर चले जाते 6-8-12 में तो भी सेम स्थिति होती। तो डिस्पोजिटर कैसा बैठा है ये आपको फाइनल बताएगा कि आपको उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट आएंगे या नहीं। अगले एग्जांपल से ना आपको बहुत, मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न में चौथे भाव का स्वामी जो कि चंद्रमा है वो 5वें घर में बैठा है। अब चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होने का मतलब क्या हुआ कि मून यहाँ पर पूरा गवर्न करता है चौथे भाव से रिलेटेड सारी चीजों को, मेंटल पीस हो गया आपका, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सारी चीजें जो है आपका चंद्रमा यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। चंद्रमा 5th में बैठे विच इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, 5वें घर में अपने से सेकंड आके बैठे, अच्छा दिखता है आपको, है ना, चार्ट में। लेकिन अगर सूर्य अष्टम चला गया तो अभी क्या है, प्रॉब्लम है। अब आपको 4th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें थी सब में आपको प्रॉब्लम आएगा, चौथे भाव के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इज एज सिंपल एज दैट। चौथे भाव के जो सिग्निफिकेशंस थे उनको ये बर्न करेगा। अभी मान लीजिए लियो लग्न है, तो लियो लग्न में आप देखिए कि मरकरी जो है दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है, मरकरी दूसरे और 12वें के स्वामी होते हैं। अब मान लीजिए मरकरी किसी का 5th हाउस में आ जाए जुपिटर के साइन में, तो जुपिटर के साइन में आए, धनु राशि में आए, अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है, मान लीजिए जुपिटर अच्छा खासा बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए 5th में ही बैठे हों या 1st में बैठे हों या 9th में बैठे हों, तो ये बहुत ज्यादा मेजर उसको वेल्थ देगा। अगर वो मरकरी से संबंध भी बना ले तो ये और अच्छा हो गया, तो ये वेल्थ देने वाला हो जाएगा। हालांकि जुपिटर और ये मरकरी साथ में नहीं जाते, लेकिन आप देखिए क्योंकि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी का जुपिटर जो है उसका डिस्पोजिटर है, दूसरे और 11वें का स्वामी का, और डिस्पोजिटर होने के साथ साथ वो नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है वेल्थ का, तो वेल्थ यहाँ पर आनी ही आनी है। अब जैसे मेष लगन है, शनि कहां पर जाके बैठे, शनि जाके बैठे 10th हाउस में, सॉरी मार्स जाकर बैठे 10th हाउस में, तो अच्छा है, पूरा दिग्बल प्राप्त है, ठीक है। और सैटर्न जो है वो एक्सॉल्टेड होते हैं 7th में, तो मान लीजिए वो 7th में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो है ना एक दूसरे को पूरा सपोर्ट है, शनि भी एक्सॉल्शन में है और मार्स भी एक्सॉल्शन में है। पर यहाँ पर होगा क्या कि जो मार्स की दशा है ना अब वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी, प्लस सैटर्न की भी दशा पूरी फ्रूटफुल होगी। आप डिस्पोजिटर थ्योरी देखिए तो सैटर्न से ज्यादा यहाँ पर मार्स ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मार्स का जो डिस्पोजिटर है वो एक्सॉल्टेड है। भाई मेष लगन है, 10वें घर में गया तो कैप्रिकॉन साइन में गया, ठीक है। हो क्या रहा है कि जो मार्स का डिस्पोजिटर है, क्योंकि मार्स का डिस्पोजिटर उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, तो मार्स कंफर्टेबल है पूरा। तो अब बहुत बढ़िया काम करेगा सैटर्न जब भी उसकी दशा चलेगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, लग्नेश है, वो लग्नेश होके आया है 10th में, तो लग्नेश की दशा आ जाए या सैटर्न की दशा आ जाए तो ये भी जातक को नेम फेम स्टेटस तो देगी ही, क्योंकि 10th हाउस है, साथ में वेल्थ भी देने वाली होगी। दूसरा एक और नजरिया है इसको देखने का, वो आपने इस तरीके से देखना है कि जो डिस्पोजिटर है
वो एग्जॉल्शन में जा रहा है या डेबिलेशन में। जैसे एग्जांपल बताया गया कि भाई कैंसर असेंडेंट हो, अगेन कर्क राशि, कर्क लग्न हो, सूर्य स्कॉर्पियो में चले जाएं, 5th हाउस, ठीक है, 5वें घर में सूर्य है मंगल की राशि में। लेकिन अगर मंगल लिब्रा में है, अब लिब्रा में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लिब्रा में तो कोई वो ना नीच के हैं ना कोई वैसा कुछ खराब है। लेकिन लिब्रा क्योंकि सूर्य की नीच राशि है, तो सूर्य के रिजल्ट अगेन जो दूसरे घर के रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि कर्क लगन है, दूसरे भाव को रूल करते हैं, अब वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे सही, क्योंकि जो उनका डिस्पोजिटर है वो उनकी ही नीच राशि में जाके बैठ गया है। तो सेकंड हाउस विल सफर। यहीं पे अगर उल्टा होता, यहीं पर अगर मान लीजिए मंगल जाके बैठ जाते मेष राशि में, तो वो स्ट्रेंथ देता ना, शुक्र है, नेचुरल साइन आता है भाई वहां पे उसका, शुक्र का नेचुरल साइन है वो, राइट। आगे चलते हैं। दूसरा ना, आपने जैसा कि मैंने जब स्टार्ट किया था सेशन तब भी आपको बताया था कि आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो भी ग्रह आपके, जो 9 ग्रह आपको D1 में दिखते हैं, उनको आप ध्यान दीजिए कि वो नवांश में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी कैसा है D1 में। ये मैंने सबसे पहला सूत्र आपको बताया था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस ग्रह की जो जड़ है ना वो आपको 9th यानी D9 में ही मिलेगी। तो D9 में जो भी उसका डिस्पोजिटर है उसका स्ट्रांग होना बहुत क्रूशियल है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है लगन में, लगन चार्ट में आपका डिस्पोजिटर उस ग्रह का, तो आप देखिए आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। फ्रूट नहीं है ना, फल नहीं है वो पूरी तरह से। दूसरा, मान लीजिए वो स्ट्रांग हो, वही जो डिस्पोजिटर है, नवांश का जो डिस्पोजिटर है किसी ग्रह का, वो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो क्या हो गया है अब, और एक प्लस पॉइंट है, बहुत बढ़िया है। इसको बोला जाता है परिजात योग, और इसको फल दीपिका भी अप्रूव करती है। फल दीपिका में भी आप पढ़ोगे, जातक परिजात में पढ़ोगे, सेम आता है निकल के, कि नवांश साइन जो है किसी भी लॉर्ड का, अगर वो असेंडेंट में, लग्न में अगर केंद्र त्रिकोण में आ जाए, अच्छे साइंस में आ जाए, एक्सॉल्टेड हो जाए, अच्छे ग्रहों के साथ आ जाए, तो ये वेल्थ और ऑनर देने वाला है। तो इस पे भी हमने बहुत ध्यान देना है। जो भी हम बात कर रहे हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स की बिकॉज ऑफ डिस्पोजिटर, तो उसका जो रिजल्ट जाएगा वो दोनों साइंस में जाएगा। अगर मार्स की बात हो रही है तो मार्स का मेष में भी रिजल्ट है, वृश्चिक में भी रिजल्ट है, वो नेगेटिव पॉजिटिव मार्स के डिस्पोजिटर बताएगा। मार्स का डिस्पोजिटर अगर खराब है ना, तो मार्स की जहां पर भी मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, दोनों में ही प्रॉब्लम आएगा। सेम जुपिटर का अगर डिस्पोजिटर खराब है, तो आप देखिए दोनों तरफ, धनु राशि में भी और मीन में भी प्रॉब्लम आएगा। अब मान लीजिए कर्क लगन है, कर्क लगन में 12वें घर में आपके मंगल है, कर्क लगन है और 12वें घर में मंगल, यानी कि मरकुरी के साइन में मिथुन राशि में मंगल गए हैं। अब मान लीजिए बुध जो है वो लगन में ही आके बैठे हों, यानी कि 4 नंबर राशि में बैठे हों, और इनको वृश्चिक राशि में बैठकर यानी कि 5th हाउस में बैठकर जुपिटर देखते हूं अपनी 9वीं दृष्टि से, तो आप देखिए कि यहाँ पर मरकरी जो है अच्छे धन देने वाले हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं अभी मरकरी की दशा अंतर दशा में, क्योंकि मरकरी जो है मार्स के डिस्पोजिटर हैं और उनको जुपिटर द्वारा देखे जाते हैं। जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो गए यहाँ पे। ये मैंने एक फाइनल टेबल बनाया है, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये हर लगन के लिए है कि कौन से ग्रह किस लगन में आपको वहां पर वेल्थ डिनोट करते हैं अपनी दशांतर दशा में, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या फिर हेल्थ वेल्थ का प्रॉब्लम आएगा। तो आप देखिए आपका कौन सा लगन है, और इन ग्रहों की जब भी दशा आएगी तो हो सकता है आपको ये थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़े, ठीक है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो आप देखिए जब आप चार्ट अपने लगन पर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसी ग्रह को क्यों लिया गया है, क्योंकि अभी तक आप इतने सारे रूल समझ चुके हो। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसके बाद एक और होगी बस। जैसे एरीज अगर लगन है ना, तो मार्स, मून, सन, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये डिनोट करते हैं एक अच्छे वेल्थ को दशांतर दशा में। लेकिन कब, जब
जिस भी साइन में ये बैठे हैं, मान लीजिए मार्स, हम एरिया से मार्स को ले रहे हैं, तो मार्स जिस साइन में बैठा है उसका स्वामी स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होना चाहिए, 3, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो वो वेल्थ देगा। लेकिन वीनस मरकरी के साइन में जो भी प्लैनेट आएगा, ठीक है, वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब वीनस और मरकरी जिस भी साइन में बैठेंगे ना, उसका लॉर्ड जो होगा वो आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें। शुक्र जिस भी राशि में बैठेगा मेष लगन में, या बुध जिस भी राशि में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे वेल्थ के लिए, नेम फेम स्टेटस के लिए, गुड रिजल्ट्स के लिए। तो शुक्र और बुध का जो दशा अंतरदशा होगा इतना अच्छा नहीं है। वृषभ लगन की अगर बात करें तो शुक्र की दशा अंतरदशा और चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 72 डिग्री का फर्क जो हमने सूत्र पढ़ा था, 72 डिग्री दूर होना चाहिए, 3 हाउसेस, वो भी दशा अंतरदशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी। दूसरी ओर अगर सन, मार्स, सैटर्न, जुपिटर है टॉरस के लिए, और इनका आप देखिए कि इनका कौन है डिस्पोजिटर, अगर वो स्ट्रांग है, जैसे सूर्य का अगर डिस्पोजिटर स्ट्रांग है, तो सूर्य का जो जब भी दशा अंतरदशा आएगा तो अच्छा जाना चाहिए, वेल्थ देगा वो टॉरस के लिए भी, हालांकि शुक्र का लग्न है फिर भी, फोर्थ लॉर्ड है ना। कैंसर अगर लग्न है तो शनि और राहु, अगर कर्क लगन है तो शनि और राहु का आप दशा अंतरदशा देखिए आपका किस तरीके से गया है। तो सभी लगन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अप्लाई करके देख सकते हैं। कुछ और ये मैंने 2-3 चीजें लिखी है यहाँ पे लास्ट में, आप ना इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा, भले ही आपके चार्ट में ना लगता हो, आप समझिएगा। छठा भाव, मान लीजिए छठा भाव जो है वर्गो असेंडेंट है, मान लीजिए कन्या लग्न है, तो छठे भाव में कौन सी राशि आएगी, 11 नंबर राशि आएगी, है ना। वहां पर आके बैठ जाए राहु, राहु आके बैठ गया 11 नंबर में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो उच्च का हो गया, राहु बहुत अच्छा है, छठे भाव में बहुत बढ़िया काम करता है, एंड ऑल दैट, राइट, अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छे साइन में है, ऑल दैट। यहाँ पर आ गया 6 में राहु। अभी यहाँ पर ना, बिकॉज ऑफ सैटर्न लॉर्डशिप, बिकॉज ऑफ 6th हाउस, बिकॉज ऑफ राहु, ये इंश्योर करेगा कि जातक किसी ना किसी तरीके के डिजीज से हमेशा घिरा रहे, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए ही आए। कारण क्या है, छठा भाव आ गया, शनि आ गया और राहु आ गया। एक चीज याद रखिएगा, राहु बिहेव करता है शनि के जैसे, केतु बिहेव करता है मार्स के जैसे, कुजवत बोला गया ना, कुजवत केतु, शनिवत राहु, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ट्रिपल इफेक्ट है, ट्रिपल इफेक्ट है यहाँ पे, शनि की लॉर्डशिप, राहु का वहां पर बैठना और नेचुरल 6th हाउस, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब छठे भाव का स्वामी होकर शनि जहां पर भी बैठेगा चार्ट में, उस हाउस से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे सेकेंड हाउस में अगर शनि चला गया कन्या लगन के लिए, तो हो सकता है टीथ से रिलेटेड या वाणी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। जिस भी हाउस से जाएगा वो आप जोड़ लीजिए, 4th है तो हार्ट है, 5th है तो डाइजेशन सिस्टम है आपका, है ना, 8 है तो प्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, ठीक है, 11, 12 है तो आपके पैरों की तरफ हो गया, ठीक है, वो आप लगा लीजिए उस हिसाब से। ये जहां पर भी शनि जाएगा इस केस में, वहां पर हेल्थ इश्यूज आएंगे। जब भी आप एक्सॉल्शन डेबिलेशन देखते हो या किसी ग्रह की स्थिति देखते हो, तो आपको लग्न और चंद्रमा दोनों से देखनी है। अभी देखो ना, जैसे वीपी गोयल साहब हैं, या फिर कई सारे चार्ट्स में आप देखोगे कि उनके कई सारे ग्रह नीच के हैं या मेजर प्लैनेट नीचे हैं, तो भी उनका लाइफ बहुत बढ़िया है, नेम फेम स्टेटस है, पैसा है, वेल्थ है, सब कुछ है। तो कारण क्या है, डेबिलेशन, डेबिलेटेड प्लैनेट क्यों दे रहा है। कई बार मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ दी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके मेजर प्लैनेट जो चाहिए होते हैं हमें वो डेबिलेटेड है, मरकरी डेबिलेटेड मिलेगा। तो देखिए उसके और भी कई कारण है, लेकिन एक सूत्र जो यहाँ पर बताया गया, जब भी प्लैनेट डेबिलेशन में है, ठीक है, और जिस भी साइन में वो बैठा है, डेबिलेशन है ना, मान लीजिए अगर बुध का डेबिलेशन हो रहा है तो किसी मीन राशि में होगा, और इसको शुक्र देख, वो सॉरी जुपिटर देख ले जो उसका लॉर्ड है, ठीक है। और ये जो लॉर्ड है ना, वो केंद्र केंद्र त्रिकोण से संबंध होना चाहिए उसका, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, बैठ के देखता हो, या केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो। तो ये बहुत बड़ा राजयोग बोला गया कि इंसान राजा के समान होता है। ये आपको लग्न और चंद्रमा दोनों से देखना है। तो सिर्फ नीच ग्रह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस नीच ग्रह को उसका लॉर्ड देख ले, जिस भी राशि में वो नीच हो रहा है, तो एक तो नीच भंग हो जाएगा, प्लस इट्स अ राजयोग। ठीक है, तो वो आपको रूलर बनाता है, किंग लाइक बनाता है, ठीक है।
लेकिन जब भी आप नीच भंग देखेंगे, जब भी आप कोई राजयोग देखेंगे, आप लग्न और चंद्रमा दोनों से देखेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारे सूत्र आपको लगाने हैं, देखना है चीजों को। हाँ सोनू जी बताइए।